आरएलसी सर्किट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। अप्लाइड ईएमएफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक किया। ईआर करंट के लोंग रेजिस्टर में, ईएल करंट से 90 डिग्री लीड करता हुआ इंडक्टर में, ईसी करंट से 90 डिग्री लैग करता हुआ कैपेसिटर में। ये सब हम लोग सीख चुके थे। अब ये जो करंट का वैल्यू क्या होगा? एक्चुअली करंट होता है नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। तो अगर करंट इम्पीडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि अगर हम करंट इम्पीडेंस को इंक्रीज करवाएंगे तो करंट डिक्रीज होता है, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। तो करंट का वैल्यू इंक्रीज करवाने के लिए हमको इम्पीडेंस को कम करना होगा। अब इम्पीडेंस जो जेड होता है वो जेड इक्वल टू √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। इसको कम करना है, मिनिमम करना है। जेड का वैल्यू डिपेंड है किस पे? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस कोई भी एक वैल्यू फिक्स हो गया, ये कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम ये टर्म देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि एक्सएल जो यहाँ का रेजिस्टेंस है, एक्सी जो यहाँ का रेजिस्टेंस है, अगर ये दोनों का रेजिस्टेंस को हम बराबर कर दें, एक्सएल और एक्सी को बराबर कर दें, तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी है, इक्वल टर्म का डिफरेंस 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं जेड का वैल्यू √R², मतलब जेड का वैल्यू सिर्फ R आएगा और ये सबसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा। क्योंकि ये R² के साथ में जो कुछ एडिशन होना था वो खत्म हो गया। लेकिन ऐसा खत्म कब हुआ? जब एक्सएल बराबर कितना होगा? एक्सी। ये एक शर्त होना चाहिए कि जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो उस समय तुम्हारा जेड का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा? R, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अब ये जेड मिनिमम हो चुका है। तो जेड मिनिमम होगा, उस समय करंट का वैल्यू क्या होगा? करंट मैक्सिमम होगा। तो उस समय जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम करंट कितना होगा? E/R होगा। चूँकि जेड की जगह पे कितना हम R लिख सकते हैं। तो जिस समय यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, उस समय इसका जो इम्पीडेंस होता है वो बिल्कुल ही सबसे मिनिमम होता है। जिस समय यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, उस समय इस सर्किट का जो कंप्लीट रेजिस्टेंस है, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, वो बिल्कुल मिनिमम होगा और वो सिर्फ इस रेजिस्टेंस R के बराबर होगा। और उस समय जो करंट फ्लो होगा यहाँ से, वो तुम्हारा मैक्सिमम करंट होगा, मतलब फिर उससे ज़्यादा करंट पॉसिबल नहीं होगा। यह तुम्हारा मैक्सिमम करंट होगा। तो उस समय जिस समय यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ का रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, हम बोलेंगे कि RLC जो है वो अपने रेजोनेंस पे है, मतलब अपने पीक पे है, पीक करंट को फ्लो करवा रहे हैं। तो एक RLC रेजोनेंस कब कहलाएगा? जब यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाए और इसका इफेक्टिव इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए और उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होता हो, उस समय हम बोलेंगे सर्किट तुम्हारा रेजोनेंस में है। और रेजोनेंस करंट जो सबसे मैक्सिमम करंट होगा वो कितना होगा? E/Z। जेड की जगह पे सिर्फ क्या? R, चूँकि ये टर्म तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब एक तो टर्म है यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम डिनोट करते हैं म्यू नोट से। हम लोग एक ही जानते हैं, Z इक्वल टू √R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/c का होल स्क्वायर। चूँकि ये एक्सएल को हम ω/L ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग सोर्स है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड हम मान लेते हैं ओमेगा। अगर हम ओमेगा को, चूँकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πν, अगर हम ये बोलते हैं कि ओमेगा इंक्रीज करा रहे हैं मतलब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा रहे हैं। अगर हम कभी ये बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। तो चलो हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो AC कनेक्ट है उसका फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो ये ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये ω/L ये टर्म इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ठीक उसी समय ये टर्म डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इन्वर्स में था, ये डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जिस समय हम ओमेगा को डिक्रीज करवाएंगे उस समय ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, मतलब एक टर्म इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा ही चेंज करवाते हुए, फ्रीक्वेंसी को चेंज करवाते हुए मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी श्योर ऐसा मिल जाएगा जिस समय ये दोनों का इफेक्टिव वैल्यू मिनिमम हो जाएगा या 0 हो जाएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये ख़त्म हो जाएगा। म्यू को चेंज करवाते करवाते एक समय ऐसा श्योर मेरे पास आएगा कि ये तुम्हारा टर्म ही 0 हो जाएगा। हम अगर ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं करेंट और ओमेगा बीच में, तो शुरुआत में जैसे जैसे हम ओमेगा को इंक्रीज करवाएंगे करेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, करेंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक सर्टेन ओमेगा नोट मेरे पास मिलने वाला है जिसके कोरस्पॉन्डिंग में फ्रीक्वेंसी म्यू नोट मिलने वाला है।
जिसमें करंट मैक्सिमम हो चुके हैं, अब वहाँ के बाद हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करवाएंगे तो करंट डिक्रीज कर रहा है। मतलब फ्रिक्वेंसी को कंटिन्यूसली इंक्रीज करवाने के बावजूद भी हमको एक ही जगह पे करंट मैक्सिमम मिल रहा है, उसके बाद फिर करंट फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। तो यही जो फ्रिक्वेंसी है अल्टरनेटिंग सोर्स का, इसी फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी या रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। तो वैसा फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी पे आरएलसी में रेजोनेटिंग करंट या आरएलसी रेजोनेंस बन जाए, मैक्सिमम करंट फुल हो जाए, उस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, यहाँ का एक्सएल और यहाँ का एक्सएल क्या होना चाहिए, बराबर। तो वहाँ से हमको रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का डेरिवेशन मिल सकता है। हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसा, एक्सएल इजिकल टू एक्सी, किसके लिए, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के लिए। तो एक्सएल यहाँ पे कितना, 2 पाई म्यू नोट एल, 2 पाई म्यू एल होता है, लेकिन चूंकि अब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वहाँ पे हम उसको सिंबल देते हैं म्यू नोट से, इजिकल टू एक्सी 2 पाई न्यू नोट सी। इसको हम यहाँ पे करते हैं तो हो जाएगा न्यू नोट का स्क्वायर 1/2 पाई का स्क्वायर इंटू 1/LC। अब ये स्क्वायर खत्म होगा तो न्यू नोट इजिकल टू 1/2 पाई अंडर 1/LC। ये तुम्हारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो गया। ये ऐसा फ्रिक्वेंसी है कि इस फ्रिक्वेंसी को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ का ईएमएफ और यहाँ का ईएमएफ बराबर हो जाएगा, या हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। उस समय सर्किट तुम्हारा रेजोनेंस में हो जाएगा। उस फ्रिक्वेंसी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/2 पाई 1/LC। और ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी इसके एल और इसके सी पे डिपेंड करता है। ये हो तुम्हारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब जिस समय सर्किट तुम्हारा रेजोनेंस हो जाए उस समय कुछ शर्त हम बोल सकते हैं। पहला यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सएल बराबर क्या हो सकता है, एक्सी, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर। ये टर्म याद रखना है कि एक्सएल बराबर एक्सी जिस समय होगा उस समय सर्किट तुम्हारा रेजोनेंस में होगा। जिस समय सर्किट रेजोनेंस होगा उस समय जो इसका इम्पीडेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर। अब आर के बराबर हो गया, अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, अगर आर के बराबर हो गया तो ये और ये ख़त्म हो गया। अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो ये आई था, ये ई आर है, ये ई एल है, ये ई सी है। हम क्या बोलेंगे, ये दोनों बराबर हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये अप्लाइड ईएमएफ भी यहाँ पे निकल के आया। तो यहाँ पे हम ये चीज़ और बोल सकते हैं कि जो करंट है वो ईएमएफ के फेज में है। मतलब इस केस में जो फेज एंगल निकल के आएगा तुम्हारा फेज एंगल वो 0 डिग्री निकल के आएगा। ये टर्म ये याद रखना है। रेजोनेंस के टर्म में जो करंट और ईएमएफ के बीच में फेज एंगल वो कितना का, 0 डिग्री का। आरएलसी में एक टर्म है क्वालिटी फैक्टर, या शॉर्ट में बोलते हैं हमेशा इसको क्यू फैक्टर। ये है क्या, यहाँ पे ध्यान दो, जिस समय ये आरएलसी रेजोनेंस में हो गया है उस समय यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ का रेजिस्टेंस सेम हो गया, और करंट तो जब सीरीज में है तो करंट तो सेम फ्लो होगा। तो यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ का रेजिस्टेंस बराबर है, मतलब यहाँ का ईएमएफ ड्रॉप यहाँ का ईएमएफ ड्रॉप बराबर हो गया, और यहाँ का ईआर जो है वो अलग अपना होगा। अब क्वालिटी फैक्टर है क्या, किसी एक रिएक्टेंस में या तो इसमें ईएमएफ ड्रॉप या तो इसमें ईएमएफ ड्रॉप का रेशियो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ईएमएफ ड्रॉप होगा, इसी रेशियो को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। मतलब ऐसा अगर हम बात करते हैं क्यू फैक्टर का, तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होगा वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाय वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टर। लेकिन कब, जब सर्किट रेजोनेंस में हो, क्योंकि रेजोनेंस सर्किट में ही यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है। तो अगर EL बाई ER है तो जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है उतना ही यहाँ पे होगा। तो सिर्फ इसके जब हम ये ऐसा भी लिख सकते हैं, EC बाई ER भी लिख सकते हैं। मतलब वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाई वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टर, या फिर वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस कैपेसिटर डिवाइड बाई वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टर। इस रेशियो को हम बोलते हैं आरएलसी का क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर आपको मिल कब रहा है, जब ये सर्किट किस में हो, रेजोनेंस में, क्योंकि यहाँ का ईएमएफ ड्रॉप और यहाँ का ईएमएफ ड्रॉप दोनों बराबर है। ये अब ध्यान रखना कि ये सर्किट तुम्हारे रेजोनेंस में है। अब EL बराबर क्या होता है, आई एक्सएल, नीचे IR, तो बोलते हैं एक्सएल बाई एक्स आर, या यहाँ पे XC बाई आर। एक्सएल के मतलब 2 पाई न्यू नोट L बाई आर। न्यू नोट हम इसलिए लिखे कि सर्किट रेजोनेंस में है, इसलिए
रेजोनेंस में जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या इसे पे ऐसे पे 1/2 पाई म्यू नॉट सी इंटू आर, 2 पाई एल बाई आर, म्यू नॉट के वैल्यू फाइंड किए थे 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, ये खत्म हो गया। या इसे पे भी देखो 1/2 पाई म्यू नॉट के पे 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC, सी है आर है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो सोल्व करते हैं, ये एल और यहाँ पे इनसाइड लाते हैं रूट के अंदर तो एल स्क्वायर होता है, तो एल स्क्वायर में एल कटेगा तो सिर्फ एल बचेगा, मतलब अंडर रूट एल बाई सी बचेगा, तो ऐसा बच रहा है यहाँ पे 1/r अंडर रूट एल बाई सी। या यहाँ पे देखो ये 2 पाई कैंसिल हुआ, ये सी को फिर यहाँ पे हम लाते हैं ब्रैकेट में, तो सी स्क्वायर बाई सी, सिर्फ सी बचेगा अंडर रूट सी बाई एल, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट एल बाई सी, तो यहाँ भी बचेगा 1/r अंडर रूट एल बाई सी। तो यही जो टर्म है तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर है 1/r अंडर रूट एल बाई सी, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे आ गया क्वालिटी फैक्टर। एक बार फिर समझ लो, जिस समय सर्किट तुम्हारे रेजोनेंस में हो जाए उस समय ईएमएफ ड्रॉप एक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाई ईएमएफ एक्रॉस रेजिस्टर, या फिर ईएमएफ एक्रॉस कैपेसिटर डिवाइड बाई ईएमएफ एक्रॉस रेजिस्टर, इसी रेशियो को हम बोलते हैं आरएलसी का क्वालिटी फैक्टर।